नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन ग्रामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला करूँ कि इस वक्त जो है ताज़ा बस्तियों में बड़े पैमाने पर राशन रमज़ान किट्स पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। दोनों प्राइम टाइम्स में हमने सारी तफसीलात आपके सामने रखी हैं, आप उसका नज़ारा करें और जिन लोगों को इसमें हिस्सा लेना है वह ज़रूर इसमें हिस्सा लें। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। 10 रियासतों की 37 नशिस्तों पर होने वाले राज्यसभा इंतखाबात में 26 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इनमें एनसीपी एसपी के सरबराह शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और मरकज़ी वज़ीर रामदास उठावले जैसे अहम नाम भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगल 10 मार्च को जनकपुरी गढ़े में हुई मौत के वाक़े के सिलसिले में दिल्ली जल बोर्ड के ज़रिए मुकर्रर करदा मेन कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी ज़िले के एंटी व्हीकल थेफ्ट स्क्वाड की एक टीम ने हिमांशु गुप्ता को राजस्थान के उदयपुर से मंगल की सुबह गिरफ्तार किया, जहां छुपा होता। पुलिस अफसरान ने बताया उसे मज़ीद तफ्तीश के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है। हिंदुस्तान पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 5000 टन डीजल फराहम करेगा। खेप मंगल 10 मार्च को पार्वतीपुर सरहद के रास्ते बांग्लादेश में दाखिल होने की उम्मीद सप्लाई की इस मुआहदे का हिस्सा है, जिसके तहत हिंदुस्तान हर साल पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 1,80,000 टन डीजल फराहम करेगा। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रिजाउर रहमान ने बताया कि मौजूदा खेप इसी मुआहदे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के मुताबिक 6 माह के अंदर 90,000 टन डीजल बांग्लादेश को दरामद करना चाहिए। अदालत उज़्मा ने मंगल के रोज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुसलमानों में जानशीनी से जुड़े एक मामले पर समाअत करते हुए कुछ अहम तबसरे किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क में अब यूसीसी के ज़ेर इल्तिवा मामले पर संजीदगी से गौर करने का वक्त आ चुका है। हालांकि अदालत ने भी वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि शरिया कवानीन की दफ़ात को मनसूख करने जैसे हसास मामलों पर हतमी फ़ैसला लेना लेजिस्लेचर के हल्क़े इख्तियार में है। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने के बाद ऐवान में सियासी गर्मागर्मी बढ़ चुकी है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस के रुकने पार्लिमान डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने तहरीक पेश की, जिसके बाद इस पर बहस का आगाज़ हुआ। मुख्तलिफ अराकीन ने अपनी अपनी राय पेश की है। चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के IDFC फर्स्ट बैंक में 116 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगी का ताज़ा मामला सामने आया। इस सिलसिले में चंडीगढ़ पुलिस ने बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर रिभू ऋषि और चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटेंट अनुभव मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्क के कई बड़ी शहरों में LPG सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बाद अपोजिशन जमातों ने मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रहनुमाओं ने हुकूमत की तवानाई पॉलिसी और उसके दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हुकूमत आवाम को असल सूरत हाल से आगाह करने के बजाय गुमराह कर रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने मंगल को अवामी तौर से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। NCERT की तरफ से शाये होने वाली क्लास 8 की समाजी साइंस की निसाबी किताब में अदालत के हवाले से मुतनाज़े बाब शामिल किए जाने पर तूफ़ान खड़ा हो चुका था। ज़िले के अहरोला थाना इलाके में एक अनोखा मामला सामने आया, जहाँ एक नाबालिग बेटे ने अपने 55 साल वालिद पर 7वीं शादी की तैयारी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए थाने में दरख्वास्त देकर शादी रुकवाने और ज़मीन फ़रोख्त करने की शिकायत करते हुए जाँच का मुतालबा कर दिया है। मालूमात के मुताबिक अबुरहाला थाना इलाके गाँव के रहने वाले नौजवान ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में इस बात का इल्ज़ाम लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़े मुआवजे की पॉलिसी के हवाले से अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को कोविड वैक्सीन के मुज़िर असरात के लिए बेआइब मुआवजा पॉलिसी वज़ा करने की हिदायत दी। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद मनफी वाक़यात की निगरानी का मौजूदा निज़ाम जारी रहेगा। इस साल मगरबी बंगाल समेत 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात होने वाले इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर, किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी बीच आज मंगल चीफ इलेक्शन कमिश्नर मगरबी बंगाल इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। अब सवाल ये कि इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कब होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में तेल के बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईंधन अलाउंसेस में तखफीफ करने का ऐलान किया। कौम को खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरा खित्ता तनाज़ात की ज़द में है और हम इससे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे, 50% मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। अमेरिका इसराइल के जरिए ईरानी इलाकों में लगातार हो रहे हमलों के बावजूद ईरान जंगबंदी का ख्वाहिशमंद दिखाई नहीं दे रहा। वो अमेरिका और इसराइल को सबक सिखाने के लिए पुरज़्म दिखाई दे रहा है। इस मकसद से मुख्तलिफ ममालिक में अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसराइल पर भी मिसाइलें दाग रहा है। इस मामले में ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईरान नहीं चाहता अमेरिका और इसराइल के साथ बातचीत करे
کہ جنگ کو ختم کیا جائے، ہم یقیناً جنگ بندی کی تلاش میں نہیں ہیں۔ بحرین میں ایرانی حملوں سے متعلق ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیلانے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان میں 5 پاکستانی اور بنگلہ دیشی شہری شامل ہیں۔ بحرین کی وزارت داخلہ کے متعین افراد نے ایرانی حملوں کی ویڈیوز بنائیں اور انہیں سوشل میڈیا میں گمراہ کن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ غازہ کی پٹی کے وسطی علاقے میں قابض اسرائیل کی وحشیانہ گولہ باری کے نتیجے میں خاتون صحافی اور 2 بچوں کی شہادت کے چند ہی گھنٹوں بعد پیر کے روز شہر کے جنوب مشرقی محلے زیتون میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی افواج کی فائرنگ سے ایک اور شہری شہید اور متعدد زخمی ہو چکے ہیں۔ قابض اسرائیلی معاشرے کو عسکری ونگ میں ڈھالنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتے ہوئے قابض حکومت کے وزیر برائے قومی سیکورٹی ایتمار بن گوئر نے القدس میں ذاتی اسلحے کے لائسنس جاری کرنے کے دائرہ کار میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ عبرانی اخبار ہارٹس نے انکشاف کیا ہے کہ نام نہاد مجلس سلام غازہ کے لیے اس کی نمائندے خصوصی نیکولے ملادینوف کا دفتر قابض اسرائیلی حکومت کے ساتھ رابطے میں تاکہ رافع کراسنگ کو دونوں اطراف سے دوبارہ کھلوانے کے لیے پیش رفت کی جا سکے۔ قابض اسرائیل اور لبنان کے درمیان فوجی تصادم کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، جس کے دوران حزب اللہ نے قابض اسرائیلی ٹکڑوں فوجیوں کے خلاف راکٹ اور ڈرون حملوں کی سیریز کے ساتھ ساتھ جنوبی لبنان میں صہیونی فوج کو ایک انتہائی منظم اور مہلک ہاتھ میں پھنسانے کا اعلان کیا ہے، جس میں کئی اسرائیلی درندے جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ جنوبی محاذ پر بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان لبنانی علاقوں پر قابض اسرائیل کی وحشیانہ ضربات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری جانب ملک کے اندر قابض اسرائیل کے خلاف نبرد آزما حزب اللہ کے کردار پر سیاسی بحث و تکرار بھی شدت اختیار کر گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔